नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से आज अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे आयु यानी एज, शारीरिक शिक्षा में आयु के प्रकार, वो अपनी इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों, प्रतिदिन के हिसाब से अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले या फिर बेल आइकन को प्रेस कर ले। मैं तमाम क्लासों के हिसाब से आपको प्रतिदिन के लिए नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। दोस्तों, प्रतिदिन जो अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, सुबह जो अपनी थ्योरी क्लास और जो शाम को अपनी MCQs क्लासेस रहती है वो आप ज़रूर लेना, क्योंकि वहाँ से आपको सीधे सीधे पर्सन के तौर पर और सुबह जो अपनी कंसेप्ट के तौर पर क्लासेज होती हैं वहाँ से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और जानदार रहेगी। ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। तो दोस्तों, आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास शारीरिक शिक्षा में आयु के प्रकार। दोस्तों, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहेगा, मैं ये आपको बता दूँ कि टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सीधा सीधा प्रश्न पूछा ही जाएगा। ये मैं आपको इतनी इसकी गारंटी के तौर पर भी बता सकता हूँ कि आयु से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज अपनी इम्पोर्टेंट क्लास आयु के प्रकार। अब शारीरिक शिक्षा में आयु कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में आयु 4 प्रकार की होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। पहली काल क्रमिक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज। दूसरी शरीर रचना आयु यानी एनाटॉमिकल एज। और तीसरी होती है वो शरीर क्रियात्मक आयु जिसे अपन फिजियोलॉजिकल एज बोलते हैं। और लास्ट और चौथी अपनी जो आयु रहती है उसे मानसिक आयु यानी मेंटल एज के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं सीधा सीधा इसके फैक्ट के रूप में आपको बताऊँ तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं रहेगा, लेकिन सीधा कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक और सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि काल क्रमिक आयु किसे कहते हैं, या किसी व्यक्ति की दिन वर्ष और महीने में जो आयु निकाली जाती है वो कौन सी आयु में आती है, तो वो काल क्रमिक आयु में आएगी। ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। या किसी व्यक्ति की आंतरिक संरचना यानी हड्डियों के आधार पर, या फिर जो मुंह में जो मसोड़ों में दांतों की स्थिति है उसके आधार पर आयु की गणना की जाती है, कौन से प्रकार में की जाएगी, तो वो अपने को पता होना चाहिए कि वो शरीर रचना आयु के अंतर या एनाटॉमिकल एज के अंतर्गत आया जाता है। दूसरी प्रश्न पूछ सकता है अपने को कि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 40 है या किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 70 है, 100 है, तो वो किस प्रकार की आयु से संबंधित है, तो वो मानसिक आयु से संबंधित रहेगा। ये अपने को पता रहता है। तो इस प्रकार इसमें कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न ही बनेंगे जो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फिर एक बार कि अगर आपको प्रश्न उत्तर और MCQs भी इम्पोर्टेंट, अगर आपको तैयारी के आधार पर इसका उपयोग करना है तो शाम को जो प्रतिदिन 6 या फिर 6:10 पे जो अपनी क्लासेज इंपॉर्टेंट चलती रहती है उसमें आप ज़रूर जुड़े, ताकि आपकी तैयारी को और भी बढ़िया और शानदार बनाने का आपको मौका मिल सकेगा। क्योंकि प्रतिदिन जो अपनी क्लासेज लेते हैं शाम को MCQs और जो सुबह थ्योरी की क्लासेज लेते हैं, ये आपके तैयारी में रामबाण साबित होगी। मैं इतना भी आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप बेझिझक, बिना कोई परेशानी, बेझिझक आप अपनी तैयारी को और अपने पेपर नंबर 2 जो अपनी फिजिकल से संबंधित पेपर है उसको आप बिना किसी परेशानी बहुत ही आसान तरीके से फाइट कर सकते हैं। ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास में पहली तो आयु के प्रकार। तो आयु के प्रकार, पहला प्रकार आएगा अपना, वो रहेगा दोस्तों अपना इम्पोर्टेंट प्रकार, उसे अपन बोलते हैं काल क्रमिक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज। तो पहला प्रकार कौन सा होता है? काल क्रमिक आयु। इंपॉर्टेंट है दोस्तों काल क्रमिक आयु, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज, ये अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल एज या काल क्रमिक आयु क्या होती है? सबसे पहले तो इस आयु की गणना किस प्रकार की जाती है? इस आयु की गणना दिन, महीने और वर्ष के आधार पर की जाती है, पहली बात। दूसरी, इसे कैलेंडर के आधार पर, क्योंकि दिन, वर्ष और महीना कैलेंडर के आधार पर ही फिक्स होते हैं, तो इसे कैलेंडर के आधार पर जाना जाता है। मान लो मेरी जन्मतिथि है, मान लो कि 15 अगस्त है या 16 अगस्त 2000 या 1998 है, 1992 है, तो वो अपनी फिक्स तो रहेगी वहाँ पे कि 15 अगस्त 1998 से अपनी जन्मतिथि रहेगी। तो वो 15 अगस्त 1998 से लेकर अब तक कितने साल हो गए वो अपने को पता लग जाएगा, वो फिक्स पता लग जाएगा। क्यों? कैलेंडर के आधार पर पता लगेगा। अपने पास बेसिक आयु है उसमें कि 15 अगस्त 1998 है, और प्रेजेंट आयु के आधार पर अपन टोटल निकाल सकते हैं कि कितना अपना एज हो गई, वो पता लगता है इसमें। तो काल क्रमिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज, इसमें दिन, महीने और वर्ष के आधार पर आयु की गणना की जाती है। दूसरा, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? कैलेंडर के आधार पर इसकी गणना की जाती है। आगे पॉइंट कौन सा आएगा इसमें?
इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगला पॉइंट आएगा दोस्तों इसमें कि ये वर्तमान में सबसे ज़्यादा काम आने वाली और प्रचलित आयु है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपन सीधा आज के टाइम में DOB पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ ही पूछते हैं, तो वो इसी आधार पर पूछते हैं कि तेरी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तेरी डेट ऑफ बर्थ ये इतनी है, तो वो कालक्रमिक आयु में ही आएगी। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग और प्रचलित आयु कौन सी है, तो कालक्रमिक आयु। लेकिन ये शारीरिक क्रियाकलापों में यानी शरीर में बदलाव के कारण ये आयु क्या है, अनुपयोगी है। क्यों? कोई बच्चा मान लो उम्र में छोटा है लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है, कोई बच्चा उम्र में बड़ा है लेकिन दिखता है बहुत छोटा, तो ये क्या हुआ, वो शरीर में बदलाव आते रहते हैं, जिसके कारण अपने को पता लगता रहता है कि ये बच्चा इतनी आयु का है या नहीं है। तो इस आधार पर देखिए तो ये आयु वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित और उपयोगी है, लेकिन ये परिवर्तनों के कारण शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं, इसके कारण ये अनुपयोगी रहती है, ज़्यादातर क्या होती है, अनुपयोगी सिद्ध होती है। तो पहला देखिए दोस्तों यहाँ पे कालक्रमिक आयु, तो पहला पॉइंट इसमें क्या निकल के आ रहा है दोस्तों कि कालक्रमिक आयु क्या होती है, तो यह है दिन, महीने और वर्ष यानी ईयर, यह दिन, महीने और वर्ष के आधार पर ज्ञात की जाती है। इंपॉर्टेंट है पहली लाइन कि यह दिन, महीने और वर्ष के आधार पर ज्ञात की जाती है। कौन सी? कालक्रमिक आयु। इंपॉर्टेंट रखना दोस्तों यहाँ पे, ये दिन, वर्ष और महीने के आधार पर ज्ञात की जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें निकल के आएगा दोस्तों, दूसरा कि यह इसकी गणना कैलेंडर के आधार पर की जाती है। इसकी गणना कैलेंडर के आधार पर की जाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसकी गणना, कौन सी आयु की गणना कैलेंडर के आधार पर की जाती है, तो कालक्रमिक आयु की गणना की जाती है, ये अपने को ऐसे पता रहना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें कौन सा आएगा, तो पहला इसमें पॉइंट निकल के आ गया, ये दिन, महीने और वर्ष के आधार पर ज्ञात की जाती है, इसकी गणना कैलेंडर के आधार पर की जाती है, और ये सबसे प्रचलित और आधुनिक काल में प्रयोग की जाने वाली आयु है। सबसे प्रचलित, मैंने पहले बताया था कि सबसे प्रचलित और आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली आयु कौन सी है, वो कालक्रमिक आयु होगी। कोई व्यक्ति अपना ऐसा थोड़ी है कि तेरा अपना मस्तिष्क से अपनी बुद्धि देकर बताएगा कि तू इतने साल का हो गया, कोई नहीं बता सकता। या अपने कोई चलता ही फिरता आदमी ऐसे बताएगा कि तेरी हड्डियाँ इतनी मजबूत है तो तू इतनी साल का हो गया, कोई नहीं बताएगा। तो वर्तमान समय में सबसे प्रचलित और आधुनिक काल, वर्तमान में सबसे प्रचलित और उपयोग की जाने वाली आयु कौन सी है, तो वो कालक्रमिक आयु ही रहेगी। तो अगला पॉइंट आएगा, वर्तमान समय में यह सबसे प्रचलित और आधुनिक काल में प्रयोग की जाने वाली आयु है, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे अगला पॉइंट कौन सा आएगा इसमें, यह और मैंने पहले बता दिया था कि ये शरीर में बदलावों के कारण अनुपयोगी सिद्ध होती है ज़्यादातर। तो ये शरीर में विकासात्मक प्रभावों के कारण, यानी जितना विकास होता है, डेवलप होता है शरीर का, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई आदमी इतना बड़ा है, या कोई आदमी इतना बड़ा होते हुए भी ऐसा लगता है यार आदमी तो बहुत छोटा है। तो शरीर में विकासात्मक प्रभावों के कारण ये आयु अनुपयोगी रहती है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा आएगा, विकासात्मक प्रभावों के कारण यह आयु अनुपयोगी मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों,
अपन ने काल कर्मिक आयु के 4 पॉइंट पढ़े हैं और चारों के चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से सीधा सीधा इसका प्रश्न बन ही जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह दिन, महीने और वर्ष के आधार पर ज्ञात की जाती है। कौन सी आयु? काल कर्मिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज, ये अपने उदाहरण होना चाहिए। इसकी गणना कैलेंडर के आधार पर की जाती है। इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर के आधार पर कौन सी गणना की जाती है, कौन सी आयु की गणना की जाती है? तो काल कर्मिक आयु की गणना की जाती है। ये अपने को पता होना चाहिए। आगे, यह सबसे प्रचलित और आधुनिक काल में प्रयोग की जाने वाली आयु है। आधुनिक काल में, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उपयोगी आयु कौन सी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा प्रचलित आयु कौन सी है? तो वो काल कर्मिक आयु की, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपन देखते हैं, चाहे स्कूल देख लो, चाहे नौकरी में देख लो, चाहे और कहीं देख लो, उसकी डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और डेट ऑफ बर्थ किससे निकाली जाती है? तो वो कैलेंडर से निकाली जाती है। और कैलेंडर के आधार पर कौन सी आयु? तो वो काल कर्मिक आयु मानी जाती है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट हो गया। अभी विकासात्मक प्रभावों के कारण ये आयु अनुपयोगी मानी जाती है। विकासात्मक मतलब कि शरीर में जैसे जैसे बदलाव होते रहते हैं, उन बदलावों के आधार पर ये आयु क्या होती है। ऐसा लगता नहीं कि कोई आदमी मान लो इतना बड़ा है, फिर भी अपन ऐसे बोलते हैं यार नहीं इतनी एज का नहीं है। तो शरीर में ऐसे विकासात्मक प्रभाव के कारण ये आयु अनुपयोगी मानी जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित और आधुनिक काल में उपयोग तो होता है प्रयोग, लेकिन अनुपयोगी भी है। क्यों? शरीर में विकास के कारण प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग विकास रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति का अलग विकास के कारण अपन ज़्यादातर उसको पहचान नहीं पाते हैं कि एक व्यक्ति कितनी एज का हो सकता है। लेकिन वर्तमान में उपयोग के आधार पर देखें या प्रचलन के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा उपयोगी आयु वो काल कर्मिक या क्रोनोलॉजिकल एज रहेगी। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आयु का पहला प्रकार अपन ने काल कर्मिक आयु पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे पर आयु का दूसरा प्रकार शरीर रचना आयु, जिसे अपन एनाटॉमिकल एज बोलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी आती है दूसरी प्रकार की आयु। कौन सी रहेगी? तो दूसरी अपनी आयु आती है, पहला अपनी आयु का पहला प्रकार पढ़ लिया काल कर्मिक, जिसे क्रोनोलॉजिकल एज बोल दिया। वो अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, कैलेंडर के आधार पर देख लिया। अब दूसरी अपनी आयु आती है, उसे बोलते हैं अपन शरीर रचना आयु, या इसी का दूसरा इंग्लिश में नेम क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल एज। एनाटॉमिकल एज, ये अपने उदाहरण होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, शरीर रचना आयु या एनाटॉमिकल एज है वो किसे कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो एनाटॉमिकल शरीर की बनावट के आधार पर ज्ञात करेंगे कि कौन सा व्यक्ति कितना बड़ा हो सकता है, कितनी उसकी उम्र हो सकती है। तो शरीर की बनावट के आधार पर संरचना, शरीर संरचना पूछ लिया एनाटॉमिकल के आधार पर। अब एनाटॉमी में क्या आती है? तो एनाटॉमी में जो कंकाल तंत्र है उसकी बनावट को देखा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो शरीर रचना आयु में कंकाल तंत्र की स्थिति और उसके स्वरूप के आधार पर, यानी उसका रूप कैसा है, मजबूत है क्या, उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंकाल तंत्र की संरचना और इसके स्वरूप के आधार पर कौन सी आयु की गणना की जाती है? शरीर रचना आयु की गणना। दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा? इसमें हड्डियों की गुणवत्ता के आधार पर भी आयु का अनुमान लगाया जाता है। मतलब हड्डियों की गुणवत्ता, कि हड्डियों में कितना कठोरपन है, मजबूत है, कितनी विकसित हो चुकी है, कितना उसका मजबूत है, इसके आधार पर भी अपन आयु का अनुमान लगा सकते हैं। क्यों? शुरुआत में ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं होती है, विकसित भी नहीं होती है। इस कारण अपन उनकी हड्डियों के आधार पर भी बता दें कि ये छोटा बच्चा है। लेकिन जैसे ही अपन किसी 20-25 साल के लड़के को देखेंगे तो उसकी हड्डियाँ मजबूत हो चुकी है, पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है, तो उसके आधार पर अपन अनुमान लगा सकते हैं कि 20 साल से ऊपर का लड़का है। तो इसमें हड्डियों की गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। कौन से? शरीर रचना आयु में। तो दो प्रकार से इसमें कंकाल तंत्र की स्थिति और उसके स्वरूप के आधार पर, दूसरी हड्डियों की गुणवत्ता और उसके मूल्यांकन के आधार पर। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंतर्गत, वो आएगा दोस्तों कि एक बालक में दांतों की संख्या और मसूड़ों में उसकी स्थिति के आधार पर कौन सी आयु की गणना की जाती है? तो वो भी रहने वाली है शरीर रचना आयु। तो अगला तीसरा पॉइंट कि दांतों की संख्या के आधार पर, मान लो कोई बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा है, तो उसके 32 दांत तो आएंगे नहीं, उसके 24 दांत, तो इतने से लगभग दांतों के आधार पर भी अपन अनुमान लगा सकते हैं। अकलदाढ़ देख लिया, अकलदाढ़ लगभग 25 साल के बाद में निकलती है। ये तो लगभग निकलती है तो भी 25 साल के बाद में ही निकलती है, 30 साल तक निकलती है। तो अकलदाढ़ के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी स्थिति कि दांतों की संख्या कितनी है,
उसके अनुमान आधार पर, और मसोडो में उसकी स्थिति के आधार पर भी अपन कौन सी आयु का अनुमान लगाते हैं, तो वो का शरीर रचना आयु एनाटॉमिकल एज का अनुमान लगाते हैं। आगे कौन सा पॉइंट आता है, एक्सरे के द्वारा। अब अपने को ऐसे हड्डियाँ तो दिखेंगी नहीं कि हड्डियाँ ये अंदर की कितनी मजबूत है, वो पता थोड़ी चलेगी, हड्डियाँ ऐसे थोड़ी पता लगी। तो एक्सरे के द्वारा कौन सी आयु का अनुमान लगाया जाता है, तो वो शरीर रचना आयु का अनुमान लगाया जाता है। क्यों, एक्सरे करेंगे, एक्सरे में ही अपने को हड्डियाँ दिखेंगी, उसके आधार पर अनुमान लगाएंगे कि विकसित हुई है कि नहीं हड्डियाँ। तो एक्सरे के द्वारा कौन सी आयु का अनुमान लगाया जाता है, तो वो शरीर रचना आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार शरीर रचना एनाटॉमिकल एज में अपन ने 4-5 पॉइंट देखे हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कंकाल तंत्र की स्थिति और इसके रूप के आधार पर, दूसरा हड्डियों की गुणवत्ता और उसके मूल्यांकन के आधार पर, तीसरा पॉइंट एक बालक में दांतों की संख्या, उसकी मसोड़ों में स्थिति, इसके आधार पर अनुमान लगाएंगे। और एक्सरे के द्वारा भी अपन शरीर रचना आयु की गणना करते हैं। तो पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, शरीर रचना जो आयु का दूसरा प्रकार है, उसमें पहला पॉइंट निकल के आ रहा है अपना कि इसमें कंकाल तंत्र की स्थिति और उसके स्वरूप के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। तो पहला पॉइंट कौन सा निकल के आ गया, कंकाल तंत्र की, इसमें कंकाल तंत्र की स्थिति, इसमें कंकाल तंत्र की स्थिति और उसके स्वरूप के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। आधार पर अनुमान लगाया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि इसमें कंकाल तंत्र की स्थिति और उसके स्वरूप के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। किसका, आयु का। कौन सी आयु में, शरीर रचना आयु के अंतर्गत लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट कौन सा आता है इसमें, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों इसमें कि इसमें हड्डियों की गुणवत्ता और उसके मूल्यांकन के आधार पर आयु का अनुमान लगाया जाता है। आयु का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसमें हड्डियों की गुणवत्ता और उसके मूल्यांकन के आधार पर कौन सी आयु, शरीर रचना आयु। अगला पॉइंट कौन सा आता है, अगला पॉइंट आएगा एक बालक में दांतों की संख्या और मसूड़ों में उनकी स्थिति के आधार पर जाना जाता है। लास्ट और अगला पॉइंट रहेगा इसमें कि एक्सरे के द्वारा इस आयु का अनुमान लगाया जाता है। एक्सरे के द्वारा इस आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन ने 4 पॉइंट देख लिए और ये 4 पॉइंट किससे संबंधित है, शरीर रचना एनाटॉमिकल एज से संबंधित है। पहला पॉइंट, इसमें कंकाल तंत्र की स्थिति और उसकी स्वरूप के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। हड्डियों की गुणवत्ता और उसके मूल्यांकन के आधार पर, एक बालक में दांतों की संख्या और मसूड़ों में उसकी स्थिति के आधार पर, और एक्सरे किरणों के आधार पर कौन सी आयु का अनुमान लगाया जाता है, तो वो दोस्तों शरीर रचना एनाटॉमिकल एज का अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार पहली आयु कालक्रमिक, दूसरी आयु शरीर रचना, ये अपन ने कंप्लीट कर ली। अब अपनी तीसरी इंपॉर्टेंट आयु होती है शरीर क्रिया आयु, फिजियोलॉजिकल एज।
उसमें शरीर के अंदर के जो अंग हैं उनकी कार्यप्रणाली और उनकी क्षमता के आधार पर अनुमान लगाएंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तीसरी आयु पढ़ते हैं अपन। अब चले दोस्तों, अपनी तीसरी इंपॉर्टेंट आयु आती है। आयु का तीसरा प्रकार वो शरीर क्रियात्मक आयु यानी फिजियोलॉजिकल एज आती है। अपन ने 2 आयु पढ़ ली। पहली आयु पढ़ी कालक्रमिक आयु, दूसरी शरीर रचना आयु एनाटोमिकल, तीसरी अब पढ़ेंगे शरीर क्रियात्मक आयु जिसे फिजियोलॉजिकल एज बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है। तो इस आयु का अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है, तो इसमें शरीर की योग्यता और क्षमताओं के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि क्यों अपने को पता है फिजियोलॉजिकल यानी शरीर क्रिया कार्य के आधार पर शरीर में कितनी ताकत है, मजबूती है, क्षमता है, उसके आधार पर अनुमान लगाएंगे। कि छोटा बच्चा, ऐसा तो है नहीं कि छोटा बच्चा कि 10 साल का बच्चा किसी 1 कुंटल वजन को उठा देगा, 1 क्विंटल वजन को, तो वो नहीं उठा पाएगा। तो इसमें शरीर की क्षमता और योग्यताओं के आधार पर आयु का अनुमान लगाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये आयु यानी शरीर क्रियात्मक आयु, इस आयु का अनुमान किशोर अवस्था में आसानी से लगाया जा सकता है। किशोर अवस्था जिसे अपन एडोलसेंस एज बोलते हैं। तो एडोलसेंस एज के अंदर किशोर अवस्था में कौन सी आयु का अनुमान सही तरीके से लगा सकते हैं, तो वो शरीर क्रियात्मक आयु। क्यों? इसमें बहुत से शरीर में परिवर्तन होते हैं, शरीर में परिवर्तन के आधार पर आयु का अनुमान लगा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन कौन सी अवस्था में आ रहे हैं, तो वो किशोर अवस्था में आएंगे, क्योंकि स्टैनली हॉल ने इसे आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा था। तो इस प्रकार शरीर में सबसे ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं, जो शरीर की क्रियाओं में, जो अंदर के अंगों में परिवर्तन आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में आते हैं। तो कौन सी एज को, तो शरीर क्रियात्मक आयु को अपन किशोर अवस्था में आसानी से जान सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा आएगा कि इसमें शरीर में उत्पन्न होने वाले हार्मोन, शरीर में उत्पन्न होने वाले हार्मोन जानते हैं ना अपन, ग्रंथियों द्वारा हार्मोन निकलते हैं। तो शरीर में उत्पन्न होने वाले हार्मोन तथा उनके द्वारा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर कौन सी आयु का अनुमान लगा सकते हैं, तो वो शरीर क्रियात्मक आयु का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें शरीर पर पड़ने वाले शरीर में उत्पन्न होने वाले हार्मोन और उनसे शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण जो परिवर्तन आता है शरीर में, उसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं अपन शरीर क्रियात्मक आयु। तो चलिए दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कौन सी एज से संबंधित है, शरीर क्रियात्मक आयु से संबंधित है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा आएगा शरीर क्रियात्मक आयु का, कि इसका अनुमान शरीर की क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसका अनुमान शरीर की योग्यता और क्षमताओं के अनुसार लगाया जाता है। पहली पॉइंट क्रियात्मक आयु से, शरीर क्रियात्मक आयु से। दूसरा पॉइंट, इसे किशोरावस्था में आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, यह भी अपने को पता होना चाहिए। कौन से आएगा किशोरावस्था में आसानी से पता लगाया जा सकता है, तो वो शरीर क्रियात्मक आयु का पता लगाया जा सकता है। आगे तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, शरीर में उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स और उनका शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, 3 पॉइंट अपन लिखे हैं, कौन सी, शरीर क्रियात्मक आयु से संबंधित,
कि इसमें इसका अनुमान शरीर की योग्यता और क्षमताओं के आधार पर लगाया जाता है। कौन सी आयु का अनुमान शरीर की योग्यता और क्षमताओं के आधार पर? शरीर क्रियात्मक आयु। फिर इसे किशोर अवस्था में आसानी से याद किया जा सकता है। कौन सी आयु का अनुमान किशोर अवस्था के आधार पर लगाया जाता है? शरीर क्रियात्मक आयु का आधार अनुमान। इसमें शरीर में उत्पन्न होने हार्मोन और उनका शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। कौन सी आयु? शरीर क्रियात्मक आयु। तो दोस्तों 3 ही इंपॉर्टेंट लाइन शरीर क्रियात्मक आयु से संबंधित है। और अब अपना आयु का चौथा प्रकार आएगा मानसिक आयु, मेंटल एज। तो एक बार आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चौथी प्रकार की और लास्ट प्रकार की आयु पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट और लास्ट आयु आती है, चौथी प्रकार की आयु का प्रकार, वो आता है मानसिक आयु। मानसिक आयु जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल एज। ठीक है दोस्तों, मानसिक आयु क्या होती है? अपन ने आयु की 4 प्रकार बांटे थे। पहली कालक्रमी, दूसरी शरीर रचना, तीसरी शरीर क्रिया और चौथी आती है वो आती है मेंटल एज। अब मानसिक आयु क्या होती है दोस्तों? तो इसमें किसी बालक के मानसिक स्तर के आधार पर आयु को याद किया जाता है। उसकी मानसिक स्तर को देखा जाता है कि अगर वो अपने प्रश्नों का जवाब दे रहा है तो पता लगा सकते हैं अपन कितनी आयु का है, या फिर उससे भी बड़ा है वो, तो मानसिक एज। तो मानसिक आयु, मेंटल एज, कि इसमें किसी बालक के मानसिक स्तर के आधार पर ज्ञात किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा आता है इसमें? दूसरा पॉइंट इसमें आएगा दोस्तों कि इसमें मानसिक स्तर, किसी बालक का मानसिक स्तर ज्ञात करने के लिए विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आयु को ज्ञात करने के लिए विभिन्न मानसिक परीक्षण, बौद्धिक परीक्षण भी बोलते हैं उसको, तो बुद्धि के परीक्षण को, विभिन्न बुद्धि के परीक्षण होते हैं, उनके आधार पर मानसिक आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो इसमें विभिन्न मानसिक परीक्षणों के आधार पर आयु का अनुमान लगाया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा आएगा कि इसमें विभिन्न परीक्षण, मानसिक परीक्षणों का निर्माण, जैसे बिने, टर्मन, स्टन, इनके आधार पर विभिन्न मानसिक परीक्षणों का निर्माण किया गया था। आगे ये बालक की याददाश्त, सोचने की शक्ति और बौद्धिक क्षमता के गुणों के आधार पर कौन सी आयु का अनुमान लगाया जाता है? तो वो मानसिक आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों इसमें लगभग अपन ने 3 पॉइंट देखे, इंपॉर्टेंट तीनों ही पॉइंट, कि इसमें बालक के मानसिक स्तर के आधार पर आयु का ज्ञात किया जाता है। मानसिक आयु को ज्ञात करने के लिए विभिन्न मानसिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न मानसिक परीक्षणों का निर्माण बिने, टर्मन, स्टन, इनके द्वारा किया गया है, जिसे अपन बुद्धि लब्धि कहते हैं, IQ कहते हैं, मान MA/CA मल्टीप्लाई 100 लगाते हैं अपन। इसके अलावा इसमें बालक की याददाश्त, सोचने की शक्ति, बौद्धिक शक्ति, इसके गुणों के आधार पर कौन सी आयु का अनुमान लगाते हैं? तो वो लगाते हैं दोस्तों यहाँ पे सीधा मानसिक आयु। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मानसिक आयु के बारे में पहला पॉइंट कौन सा निकल के आया? मानसिक आयु के बारे में पहला पॉइंट निकल के आया कि इसमें बालक की मानसिक स्तर के आधार पर आयु का अनुमान लगाया जाता है। इसमें यानी किसी बालक की मानसिक स्तर के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। दोबारा देखिए, किसी बालक की मानसिक स्तर के आधार पर किसका? मानसिक आयु का अनुमान लगाते हैं मानसिक स्तर के आधार पर, यह अपने को ध्यान होना चाहिए। अगला पॉइंट, इस आयु में, इससे यानी मानसिक आयु में, इस आयु में विभिन्न मानसिक परीक्षणों का, यानी कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस आयु में विभिन्न मानसिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट। अगली लाइन कौन सी आएगी इसमें? तो अगली लाइन आएगी कि इसमें विभिन्न परीक्षणों का निर्माण स्टैंड, बिने, टर्मन, इनके द्वारा किया गया। तो आगे अगली लाइन कौन सी आएगी? इसके अंतर्गत आएगी मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए
ज्ञात करने के लिए बिने टर्मन स्टैंड आदि ने परीक्षणों का निर्माण किया। परीक्षणों का निर्माण किया। अब परीक्षण है, जैसे बुद्धि लब्धि, IQ का सूत्र कौन सा है? तो IQ का सूत्र आएगा MA यानी मानसिक आयु बटा CA क्रोनोलॉजिकल आयु यानी वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ऐसे सूत्रों का निर्माण किया गया। इसके आधार पर ही अपन बालक की क्या लगा सकते हैं, मानसिक आयु को पता लगा सकते हैं। उसमें चित्र दिखाएंगे, प्रयोग करेंगे उस पर, तो भी पता लगेगा कि इसकी मानसिक आयु कितनी है। अगला और लास्ट पॉइंट आता है इसमें, बालक की याददाश्त, सोचने की क्षमता या सोचने की शक्ति, बौद्धिकता, मैंने पहले बताया था बौद्धिकता जैसे गुण के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों अपन ने मानसिक आयु जो चौथी प्रकार की आयु है मेंटल एज है, इसमें किस प्रकार से जाना गया है, तो किसी बालक की मानसिक स्तर के आधार पर कौन सी आयु का अनुमान लगाते हैं, मानसिक आयु। इस आयु में विभिन्न मानसिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। मानसिक परीक्षण यानी बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी आयु को परखने के लिए, जांचने के लिए, मानसिक आयु को। मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए बिने टर्मन स्टर्न इनके द्वारा विभिन्न परीक्षणों का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर मेंटल एज या मानसिक आयु को जाना जाता है। आगे बालक की याददाश्त, सोचने की क्षमता, बौद्धिकता जैसे गुणों के आधार पर कौन सी आयु का अनुमान लगाते हैं, तो वो लगाते हैं मानसिक आयु। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने इस आयु के प्रकार का छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। लगभग 1% निश्चित रूप से पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट होता है, और मेरे को लगता है कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा, मैं ये विश्वास अनुमान लगा सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।